हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो आज के प्रीक्योर में हम आपके पॉलिटी और इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे, जो कि आपके 17 टू 24 जनवरी के हैं। सबसे पहला टॉपिक हमारा पॉलिटी का ही है। आइए देखते हैं। तो पहले टॉपिक में बात की जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्टिव रखा है ऑन कोटाइन प्रमोशंस। तो बेसिकली इसमें सुप्रीम कोर्ट अटॉर्नी जनरल जी को कह रहा है कि भाई साहब, आप जो आपके वेरियस इश्यूज हैं जो कि स्टेट्स द्वारा उठाए जा रहे हैं, उनकी एक लिस्ट कंपाइल कीजिए विद रिगार्ड टू द एप्लीकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जजमेंट ऑफ 2006 इन एम नागराज केस। अब एम नागराज केस आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसके आधार पर जो आपका 5 जज बेंच था, उन्होंने कहा था कि जो कोटा बेनिफिट्स हैं, जो आपके रिजर्वेशन बेनिफिट्स हैं, वो आपके वीकेस्ट ऑफ द वीक को जाने चाहिए, जो कि हमारे सोसाइटी में SC STs हैं। ठीक है जी, ना कि जो उनकी टॉप क्रीमी लेयर है उन्हें वो बेनिफिट्स मिलने चाहिए। तो बेसिकली ये चीज़ रखी गई थी। तो उसके बाद से क्या है कि केंद्रीय सरकार अटॉर्नी जनरल जी के माध्यम से 2018 में उन्होंने प्ली रखी थी कि ये जो पूरा इशू है, इसे 7 जज बेंच को रेफ़र कर देना चाहिए, बट वो आपकी रिजेक्ट होगी। 2019 में दोबारा से रखी गई थी। तो बेसिकली जो आपका 2018 का केस था, वो बेसिकली आपका जरनैल सिंह केस था। तो आपको अगर पूछा जाए क्वेश्चन में, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है जी। तो यहाँ पर इस पूरे टॉपिक में आपके लिए इंपॉर्टेंट दो चीज़ें थी। एक आपके लिए जरनैल सिंह केस 2018 का, क्योंकि आपको कई बार सीधे केस ही पूछ ली जाते हैं कि आपका केस किस टॉपिक से रिलेटेड है। और दूसरा जो आपका 2006 का केस था, नागाराज केस। ठीक है जी, एम नागाराज केस। ये दोनों ही आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं प्री पॉइंट ऑफ व्यू से। आप इनको ज़रूर अपने नोट्स में कंपाइल कर लीजिए। तो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली ये चीज़ कही है कि जितने भी एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड हैं जो कि अपीयर हो रहे हैं फॉर ईच स्टेट, उन्हें एक नोट फर्निश कर लेना चाहिए, जिसके आधार पर जो उनके इश्यूज़ हैं उनके पर्टिकुलर स्टेट्स में, वो उन्हें सबमिट कर सकें टू द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। फिर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इन इश्यूज़ को सुप्रीम कोर्ट में ला सकते हैं। ठीक है जी। तो ये बेसिक सी डिटेल्स थी, बहुत छोटा सा टॉपिक था। आइए अगला टॉपिक देखते हैं। तो सेकंड टॉपिक में आपकी बात हो रही है कि विमेन की जो मैरिज एज है उसको इंक्रीज़ करने की बात की जा रही है। तो एक टास्क फोर्स बनाई गई थी भारत सरकार द्वारा कि वो एग्जामिन करें कि जो महिला की एज है फॉर मैरिज, उसे इंक्रीज़ किया जा सकता है नहीं। तो उन्होंने अपनी एक रिपोर्ट सबमिट की है, जिसमें उन्होंने रिकमेंडेशन रखी है कि जो एज है वो इंक्रीज़ कर देनी चाहिए फ्रॉम 18 टू 21। तो इसके काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं, आइए वही हम डिस्कस करेंगे। अब ये जो आपका पर्टिकुलर टॉपिक है, ये आपके प्री पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंपॉर्टेंट है ही, क्योंकि इसमें हम आपके कुछ फैक्ट्स देखेंगे, बट साथ के साथ ये आपके मेंस आंसर राइटिंग में भी काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि यहाँ जो डेटा है वो आपके वहाँ पर आप कोट कर सकते हैं, और उसी के चलते जो आपका स्कोर है वो भी इम्प्रूव कर सकता है। ठीक है जी। तो बेसिकली अगर हम मीडियन एज फॉर मैरिज देखें जो आपकी 2001 में थी, तो आपके 22.6 एज बताई है मेन के लिए, वीमेन के लिए आपकी 18.2 बताई है, बट वो ग्रेजुअली 2011 में आके इंक्रीज हो चुकी है। ठीक है जी। जस्ट अ मिनट, माफ़ी चाहेंगे, थोड़ी स्क्रीन आगे पीछे हो गई थी। तो हम बात कर रहे थे इस ट्रेंड के बारे में कि इंक्रीज़ क्यों आए हैं। बेसिकली पहली बात, जो माइग्रेटरी प्रैक्टिसेस शुरू हो गई हैं, काम ढूंढने के लिए जनता अपना घर छोड़ के दूसरे शहर जा रही है, तो उसकी वजह से भी जो एक ट्रेडिशनल सोशल सेटअप था, उसकी जो रिस्ट्रिक्शन थी, उससे भी वो बाहर आ चुके हैं। साथ के साथ जो एजुकेशन बढ़ती जा रही है, लोग अब चाहते हैं कि वो एजुकेट हों और उनको दीन दुनिया का पता लगे, तो वो भी एक कॉन्ट्रीब्यूटरी फैक्टर है इस चीज़ में। ठीक है जी। तो बाकी देशों में भी अगर आप मिनिमम एज फॉर मैरिज कंपेयर करें, तो कुछ देश ऐसे हैं जहाँ पर इस प्रकार की कोई रूलिंग ही नहीं है कि कोई मिनिमम एज है ही नहीं। कईयों में लेस देन 14 ईयर्स है, जैसे सूडान, ठीक है, लेबनान। 18 ईयर्स मानी जाती है जैसे कि आपकी इंडिया में। ठीक है जी। 21 ईयर्स बन जाती हैं आपकी कुछ कंट्रीज जैसे कि इंडोनेशिया, मलेशिया, नाइजीरिया। तो अब बात करते हैं इस टास्क फोर्स के बारे में। ये जो आपकी भारत सरकार द्वारा बनाई गई थी, क्या इनकी रिकमेंडेशंस रही है? तो बेसिकली इन्होंने कहा है कि जो एज है, मिनिमम एज है महिला के लिए, वो इंक्रीज की जा सकती है फ्रॉम 18 टू 21, बट इन अ फेस्ड मैनर, कि जो स्टेट्स हैं उन्हें इनफ टाइम एंड स्पेस देने की ज़रूरत है ताकि वो अपना ग्राउंड वर्क कर सकें इस तरीके की लेजिस्लेशन के लिए, क्योंकि ये तो आपकी ओवरनाइट नहीं की जा सकती। और सेम चीज़ आपके जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने भी अपने इंडिपेंडेंस डे की स्पीच में कही थी कि अगर सरकार को माल न्यूट्रिशन की फाइट में जीतना है, तो उन्हें ये जो
मिनिमम एज सेट की गई है महिला के लिए, विमेन के लिए, उसे दोबारा देखने की ज़रूरत है। तो टास्क फोर्स के बारे में बात करें, जून 2020 में आपकी ये बनाई गई थी, जिसमें आपके सेक्रेटरीज ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, हायर एजुकेशन के स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी मिनिस्ट्रीज एंड लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट ऑफ द मिनिस्ट्री एंड जस्टिस, ये सभी इसमें इन्वॉल्व थे। बाकी मेंबर्स कौन कौन से थे, आपके वाइस चांसलर हो गए जामिया मिलिया इस्लामिया के, फॉर्मर वाइस चांसलर ऑफ SNDT वीमेंस यूनिवर्सिटी मुंबई, और आपके जो गुजरात बेस्ड गायनाकोलॉजिस्ट थे। सो टास्क फोर्स ने ये कहा है कि जो मिनिमम एज रखी गई है वो आपकी अब 21 साल कर देनी चाहिए, क्योंकि वो काफ़ी आइडियल है फॉर द फर्स्ट चाइल्ड बर्थ। ठीक है जी। और रिपोर्ट ने कुछ एविडेंस भी दिखाए गए हैं जिसके आधार पर ये कहा गया है कि अगर डिले होगा मैरिज में तो उसके काफ़ी पॉजिटिव इकोनॉमिक, सोशल एज वेल एज हेल्थ इफेक्ट्स होंगे फॉर फैमिलीज, विमेन, चिल्ड्रन एंड द सोसाइटी एट लार्ज। तो इसमें काफ़ी स्टडीज़ कंडक्ट की गई, तो उसके एविडेंस के आधार पर, जो कि आपके इसमें लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज थी, 50 से ज़्यादा वहाँ से एविडेंस गैदर किया गया ताकि एक लिंक बनाया जा सके बिटवीन मैटरनल एज एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी, चाइल्ड एंथ्रोपोमेट्रिक फेलियर की जो बॉडी की मेजरमेंट्स हैं उसके हिसाब से न्यूट्रिशन जज की जाती है, डायरिया एंड एनीमिया फॉर फर्स्ट बर्थ। तो उसमें दिखाया गया है इन सभी स्टडीज़ में कि जो रिस्क है वो आपका कम होता जाता है आफ्टर द एज ऑफ 21। और साथ के साथ ये भी कहा गया है कि जो रिस्क है ऑफ पुअर चाइल्ड हेल्थ आउटकम्स वो आपके सबसे कम है फॉर द वुमेन हु हैव देयर फर्स्ट बर्थ बिटवीन द एज ऑफ 27 एंड 29। और इसमें जो ब्रॉड रेंज रखी गई है फॉर एन ऑप्टिमल एज ऑफ मदरहुड वो आपकी 21 to 35 रखी गई है। ठीक है जी। तो जो सबसे खास मैंडेट था इस टास्क फोर्स का वो यही था कि एक कोरिलेशन एस्टैब्लिश करने में हेल्पफुल रहे, कि उसे एग्जामिन करे कि जो एज ऑफ मैरिज है और मदरहुड किस तरीके से आपस में रिलेटेड है विद हेल्थ, मेडिकल वेलबींग एंड न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ द मदर एंड द चाइल्ड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, बर्थ एंड देयर आफ्टर। ठीक है जी। तो उसी के आधार पर इन्होंने जो आपके चेंजेस सजेस्ट किए हैं, रिकमेंड किए हैं कि 18 साल से 21 साल पर चेंज कर देना चाहिए। तो ठीक है जी। बट जो ये टास्क फोर्स है इन्होंने ये रिकमेंड नहीं किया है कि जो आपका एज ऑफ कंसेंट है उसे इंक्रीज करने की यहाँ पर ज़रूरत है। हालांकि इन्होंने ये ज़रूरत हाईलाइट किया है कि जो फोकस है वो आपका सेक्स काउंसलिंग और सेक्स एजुकेशन पर ज़्यादा होना चाहिए इंस्टेड ऑफ अडॉप्टिंग अ जजमेंटल व्यू ऑफ सेक्स। तो इसमें टास्क फोर्स ने रिकमेंड किया है कर्नाटका का मॉडल। ठीक है जी, ताकि उसको अच्छे से पढ़ा जा सके बिफोर मेकिंग चाइल्ड मैरिजेस वाइड। तो इसमें जो 2017 में कर्नाटका की जो सरकार है उन्होंने पास किया था प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज, कर्नाटका अमेंडमेंट एक्ट 2016, जिसके चलते उन्होंने डिक्लेयर किया था कि जितनी भी मैरिजेस होंगी बिटवीन द माइनर्स उन्हें वॉइड करार कर दिया जाएगा, मतलब उन्हें मतलब वो आपकी रजिस्टर ही नहीं की होंगी। ठीक है जी। वैसे ही 2019 में भी आपकी जो वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है वो भी एक्सप्लोर कर रहे थे एक प्रपोजल ताकि स्टैंडर्डाइज की जा सके मिनिमम एज फॉर मैरिज एट 18 ईयर्स फॉर बोथ मैन एंड वीमेन अंडर द प्रोहिबिशन ऑफ मैरिज एक्ट ऑफ 2006। और उसके बाद उससे पहले भी आपके लॉ कमीशन था 2008 में, उन्होंने भी इस तरीके की रिकमेंडेशन रखी थी कि जो आपकी यूनिफॉर्म एज ऑफ मैरिज होनी चाहिए दोनों ही बॉयज़ और गर्ल्स के लिए एट 18 ईयर्स। ठीक है जी। 2018 में जो आपका नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन था उन्होंने भी रिकमेंड किया था कि एक ही यूनिफॉर्म एज होनी चाहिए। सो बेसिकली लॉजिक क्या है कि इन दोनों की एज सेम करने का। तो बड़ी सिंपल सी बात की गई है यहाँ पर कि जो मेन की एज है जो 21 साल की रखी गई है उसे 18 साल रखने की बात सिंपल सी ये रखी गई है कि 18 साल मानी जाती है एज द एज ऑफ एडल्टहुड, कि उस टाइम आपको वोट करने का भी अधिकार मिल जाता है, तो ये भी वहाँ पर सेम ही होना चाहिए। बट इस तरीके की अगर कोई भी चेंजेस लाती है सरकार तो उसके हम कह सकते हैं सोसाइटल इम्पैक्ट, सोशल और कल्चरल इम्पैक्ट्स को स्टडी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ पर। ठीक है जी। बट इतनी सारी रिकमेंडेशंस रही हैं पहले की कुछ कमेटीज़ की, कुछ जो मिनिस्ट्री ने अपनी टास्क फोर्सेस बनाई हैं उनकी इस तरीके की रिकमेंडेशंस रही है कि 21 से उसको ड्रॉप डाउन कर देना चाहिए 18 पर। बट स्टिल ये जो टास्क फोर्स है जो रिसेंटली अपॉइंट की गई थी इन्होंने जो रिकमेंडेशन रखी है कि जो 18 से इसे इंक्रीज़ करने की फॉर फीमेल वो काफ़ी ही हम कह सकते हैं उसमें आपके सिग्निफिकेंट हेल्थ बेनिफिट्स इन्वॉल्व हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पर सरकार को यही देखना होगा कि सरकार किस तरीके से निर्णय लेती है। तो ये टॉपिक आपके
मेंस आंसर राइटिंग के लिए तो काफ़ी बेनिफिशियल है ही, साथ साथ प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी बेनिफिशियल है। ठीक है जी, तो ये रहे आपके पॉलिटी के 2 टॉपिक्स। अब अगले 2 टॉपिक्स हम आपके इंटरनेशनल रिलेशन से डिस्कस करेंगे। तो पहले टॉपिक में हम क्या बात करेंगे, आज का 3rd टॉपिक है कि यूएस ने रिज्यूम कर दी है WHO की फंडिंग। तो ये तो आपको पता ही है, जब ट्रम्प भाई साहब का साम्राज्य था यूनाइटेड स्टेट्स में, तो उन्होंने जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की फंडिंग थी उस पर रोक लगा दी थी इन द मिडल ऑफ द कोरोना वायरस पैंडेमिक, और उसके चलते काफ़ी आपकी कंट्रोवर्सी भी वहाँ से इजाज़ हुई थी। ठीक है जी, बट इसमें अब दोबारा से उन्होंने रिज्यूम करने की बात कर दी है, तो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा ये WHO के लिए कि अगर उन्हें फंडिंग मिलेगी उसी तरीके से जो उनके प्रोग्राम्स हैं। और ज़रूरी है इस टाइम पे, इस दौरान जो कि पेंडेमिक का टाइम चल रहा है, इस दौरान तो और ज़्यादा उन्हें फंडिंग की ज़रूरत है ताकि जो प्रोग्राम्स लॉन्च करें वो आपके सभी सेक्शंस ऑफ सोसाइटी तक पहुँच सकें। ठीक है जी, तो ये तो आपको पता ही है, US वन ऑफ द लार्जेस्ट डोनर्स है टू द WHO, जो कि कॉन्ट्रीब्यूट करता है नियरली $90 मिलियन और अबाउट 16% ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस टोटल बजट इन 2018। तो थोड़ा ये अब आपके लिए हम क्या इसमें डिस्कस करेंगे कि WHO आपके लिए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, एग्जाम का पार्ट है, तो थोड़ी डिस्कस कर लेते हैं कि उनकी फंडिंग किस प्रकार से आती है, किस प्रकार से उनका एक्सपेंडिचर होता है। सो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली ये आपका एक, हम कह सकते हैं, कॉमन फंडिंग मॉडल शेयर करता है विद अदर यूनाइटेड नेशंस एजेंसीज। ठीक है जी, सो इसमें आपके क्या है, एक तरीके के मैंडेटरी या फिर असेस्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस रहते हैं फ्रॉम द मेंबर कंट्रीज। वो बेसिकली आपके जो भी कंट्री की इनकम लेवल और पॉपुलेशन होगी उसके हिसाब से ही डिटरमाइन किया जाएगा। तो ये आपका एक मैंडेटरी हो गया। दूसरा आता है इसमें वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशंस, वो मेंबर स्टेट्स भी कर सकते हैं या फिर आपकी नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस भी यहाँ पर कर सकती हैं। तो कुछ सालों में काफ़ी ये देखा गया है कि जो आपकी मल्टीलेटरल डेवलपमेंट एजेंसीज हैं, जैसे कि द ग्लोबल फंड, ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन, और जैसे कि आपका बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन हो गया, तो वो काफ़ी एक वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूटर्स की तरह यहाँ पर इमर्ज हुए हैं, जिन्होंने WHO को काफ़ी सिग्निफिकेंट फंडिंग प्रोवाइड की है। हालांकि जो हमारी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उन्हें अपनी, हम कह सकते हैं, मर्जी के अनुसार वो कहीं पे भी अपने जितनी भी उन्हें कॉन्ट्रीब्यूशंस मिल रही है, जितनी फंडिंग मिल रही है, वो खर्च कर सकते हैं अपने हिसाब से अपने प्रोग्राम्स पर। बट जो आपका वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं, बेसिकली इसमें आपके दोनों एक फ्लेक्सिबल फंड्स भी हैं, जो कि बेसिकली किसी भी स्पेसिफिक पर्पसेस के लिए WHO खर्च कर सकता है अपने हिसाब से। बट इसमें फिर आपका एक पर्टिकुलर सेक्शन भी है, वो बेसिकली आपके स्पेसिफिक प्रोग्राम्स या एक्टिविटीज़ पर ही स्पेंड किया जाएगा, जो कि डोनर द्वारा डिसाइड की जाएगी। ठीक है जी, जैसे कि आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, ये आपकी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का एक, हम कह सकते हैं, डेटा है कि जहाँ पर वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन स्पेसिफाइड, जो कि आपका ग्रे मार्क्ड है, ये बेसिकली कौन सा है, जो डोनर कहेगा कि जनाब WHO को कि जनाब इसी प्रोग्राम में आपको इन्वेस्ट करना है, तो ये वो वाला पैसा है आपका। ठीक है जी, तो हम देख सकते हैं इसका काफ़ी हैवी शेयर है, फ्लेक्सिबल फंड्स आपके काफ़ी कम हैं। ठीक है जी, और ग्रेजुअली आपके ईयर बाय ईयर बढ़ते ही जा रहे हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है ये। सो बात करें कि कौन है इसमें डिसीजन मेकर्स, की किस हिसाब से पैसा खर्च होगा, तो हर साल जो डिसीजन मेकिंग बॉडी है WHO की, वर्ल्ड हेल्थ असेंबली, बेसिकली जिसमें आपके सारे डेलीगेशंस हैं फ्रॉम ऑल 194 मेंबर स्टेट्स, इन सभी को बुलाया जाता है जिनीवा में। ये पूरी असेंबली रिव्यू करती है और अप्रूव करती है WHO के प्रोग्राम्स के पूरे बजट को, जिसमें आपके स्पेसिफिक प्रोग्राम्स मेंशन किए होते हैं और वो रीजन्स भी मेंशन किए होते हैं जहाँ पर वो पैसा खर्च होना है। और बेसिकली ये जो आपका पूरा डॉक्यूमेंट तैयार किया जाता है, इसे जनरल प्रोग्राम ऑफ वर्क कहा जाता है, जिसमें आपकी जितनी भी स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटीज़ रहती हैं, जितने भी WHO के गोल्स हैं, वो सभी मेंशन्ड होते हैं और वो आपके बाकी ग्लोबल डेवलपमेंट कमिटमेंट्स के साथ भी लिंक्ड किए जाते हैं, जैसे कि आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हो गए। अब इंडिया के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स बहुत इंपॉर्टेंट है और इंडिया अपने पाथ पर भी है कि वो जल्दी ही इन्हें अचीव कर लेगा। तो बात करते हैं इसके फाइनेंशियल एस्टीमेट्स के बारे में। तो ये सेट किया गया है, अभी जो चल रहा है वो आपका 2019 से 2023 के लिए सेट किया गया है, जिसमें आपके सभी रिसोर्सेज जो रिक्वायर्ड रहेंगे फॉर डिफरेंट एक्टिविटीज़ एंड एरियाज ऑफ WHO's ग्लोबल वर्क, वो उसमें मैंशनड हैं। ठीक है जी, सो ये बेसिकली जो प्रोग्राम एंड फाइनेंशियल एस्टीमेट्स हैं, ये सबसे पहले WHO के एग्जीक्यूटिव बोर्ड द्वारा अप्रूव किए जाते हैं, फिर जो आपके मेंबर कंट्रीज़ हैं वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में, वो इन्हें अप्रूव करते हैं। तो इसमें आपके जितने भी अलग अलग NGOs हैं जो वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशंस दे रहे हैं, जैसे कि हमने बात की बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन की,
तो वो भी इसे रिव्यू कर सकते हैं और एक्टिविटीज़ को अप्रूव कर सकते हैं, सपोर्टेड आउट ऑफ देयर कॉन्ट्रीब्यूशन, जो कि उनके कॉन्ट्रीब्यूशन द्वारा सपोर्ट प्रोवाइड किया जा रहा है उन्हें। ठीक है जी। सो जितना भी बजट होता है इसे डिवाइड कर दिया जाता है 6 रीजनल ऑफिसेज में, और जो आपका हेडक्वार्टर है जिनीवा में। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से कि कहाँ आपका WHO का हेडक्वार्टर्स है, जिनेवा में, आपको पता होना चाहिए। और जितने भी आपके फंड्स एलोकेट किए जाते हैं, तो जो बेस प्रोग्राम्स हैं उन्हें 6 कैटेगरीज में बांट दिया जाता है: कम्युनिकेबल डिजीज, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, प्रमोटिंग हेल्थ थ्रू लाइफ कोर्स, एसेंशियली कॉम्बिनेशन ऑफ मैटरनल, चाइल्ड एंड एल्डरली हेल्थ प्रोग्राम्स, फिर आपके हेल्थ सिस्टम्स हो गए, हेल्थ इमरजेंसी प्रोग्राम्स होंगे जैसे कि अभी बहुत ज़रूरी है इस पेंडेमिक के दौरान, कॉर्पोरेट सर्विसेज जिसमें आपके एक्सपेंडिचर ऑन इम्प्रूविंग गवर्नेंस, लीडरशिप एंड प्रोग्राम मैनेजमेंट भी इंक्लूडेड है। फिर इसमें आपका एक डिस्टिंक्ट बजट लाइंस होती हैं अलग से। ठीक है जी। स्पेशल प्रोग्राम्स के लिए, जैसे कि आपका ट्रॉपिकल डिजीज़ रिसर्च के लिए हो गया, कि जैसे कि आपका पोलियो इरेडिकेशन हो गया, तो इसके लिए डेडिकेटेड फंड अलॉट किया जाता है। ठीक है जी। एक खास बात जाते जाते देख लेते हैं कि एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है WHO के काम का, जिसमें इन्वॉल्व है प्रोड्यूसिंग गाइडलाइंस फॉर इम्प्लीमेंटिंग डिफरेंट हेल्थ प्रोग्राम्स एंड रिस्पॉन्डिंग टू मेजर हेल्थ चैलेंजेस। और इसमें जो कंट्रीज़ को वो इनक्रेज करते हैं कि अपने आपस में नॉलेज शेयर कीजिए ताकि एक दूसरे की हेल्प हो सके, क्योंकि जैसे आपको पता ही है अफ्रीकन नेशंस काफ़ी डेवलपमेंट के मामले में बहुत पीछे हैं। तो जितनी उनकी हेल्प की जाएगी उतना ही हम कहते हैं सोशल इंक्लूजन की जो बात करते हैं वो उतना ही उसमें हेल्प करेगा। ठीक है जी। तो आपकी जितने भी इसमें रीजनल ऑफिसेज हैं उसमें से अफ्रीका सबसे ज़्यादा हाईएस्ट शेयर ऑफ WHO's बजट रिसीव करता है फॉर बेस प्रोग्राम्स, फॉलोड बाय ईस्ट मेडिटेरेनियन एंड साउथ ईस्ट एशिया। ठीक है जी। तो ये बेसिक डिटेल्स थी आपके इस टॉपिक से रिलेटेड। आई होप काफ़ी बेनिफिशियल है आपके लिए टॉपिक, और अब आप इसको अच्छे से कंपाइल कर लीजिए अपने नोट्स में। तो आइए आज का लास्ट टॉपिक देखते हैं। तो यहाँ बात हो रही है US रिव्यू करेगा हूथी टेररिस्ट लेबल को। अब हूथी आपके टेररिस्ट जो हैं, ये जो इन्हें कहा जाता है, ये कहाँ पर प्रेजेंट है? येमेन में। तो US एडमिनिस्ट्रेशन विल क्विकली रिविजिट द डेजिग्नेशन ऑफ येमेन्स हूथी रिबेल्स एज टेररिस्ट एंड एंड सपोर्ट टू द डेविस्टेटिंग सऊदी ऑफेंसिव ऑन द कंट्री। तो आपने यमन के बारे में आई होप ज़रूर पढ़ा हो, कितने क्राइसिस चल रहे हैं वहाँ पर। तो बेसिक्स ही हम थोड़ी यहाँ पर अब आपकी स्टोरी डिस्कस करेंगे, एक टाइमलाइन से डिस्कस करेंगे कि क्या बेसिक सा हम कह सकते हैं कि स्टोरी क्या है वहाँ पर। ठीक है जी। तो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने बेसिकली इसे एक टेररिस्ट ग्रुप में डाल दिया है। तो जितने भी आपकी यूनाइटेड नेशंस और 8 ग्रुप्स हैं उन्होंने वार्न किया है कि अगर इसे टेररिस्ट का डेजिग्नेशन दे दिया जाएगा तो उससे जो वहाँ वो देश है, वहाँ के जो इनोसेंट जनता है उस पर काफ़ी भारी असर पड़ेगा। ठीक है जी। क्योंकि उनकी जो एड होगी वो भी उन्हें टाइम से नहीं पहुंचा पाएगी। तो बात करते हैं कि ये बैकग्राउंड में क्या चला है कि अभी तक। ठीक है जी। सो जो ये कॉन्फ्लिक्ट है बेसिकली, इसकी जो जड़ें हैं वो बेसिकली जो फेलियर था वहाँ पर एक पॉलिटिकल ट्रांजिशन विच वाज सपोज टू ब्रिंग स्टेबिलिटी टू यमन। तो उस दौरान जो उनके लॉन्ग टाइम ऑथोरिटेरियन प्रेसिडेंट थे अली अब्दुल्ला साले। ठीक है जी। तो ये एक भाई साहब थे, इन्हें हम साइड में लिख लेते हैं अलग से। तो उन्होंने अपनी पावर जो थी वो हैंड ओवर कर ली थी अपने डेप्यूटी को, हादी। तो अब इन दोनों की ही करामात है जो आगे का हम अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। तो यमन का आप मैप दे सकते हैं, जो आपका ग्रीन मार्क्ड एरिया है वो आपका हूथी कंट्रोल ऑफ इन्फ्लुएंस है। फिर आपके जो रेड मार्क्ड एरियाज हैं वो आपके जो प्रेसिडेंट हादी हैं उनके लॉयलिस्ट द्वारा कैप्चर किया गया है, और जो ब्लू मार्क्ड हैं वो आपके अलकायदा कंट्रोल के अंडर हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पर अलकायदा की भी एंट्री हुई है बाद में। सो बेसिक से अगर हम स्टोरी यहाँ डिस्कस करें, तो जब ये ट्रांसफ़र की गई थी पावर फ्रॉम साले टू हादी, तो हादी के रूल के दौरान बिल्कुल ही जो क्वालिटी ऑफ लाइफ थी वो डिग्रेड हो गई। तो इसका फ़ायदा किसने उठाया? जो आपके हूदी एक हम कह सकते हैं संगठन है जो कि मोस्टली आपके शिया मुस्लिम माइनॉरिटी है वहाँ पर, उन्होंने इसका फ़ायदा उठाते हुए जो नर्दर्न हार्टलैंड ऑफ सादा प्रोविंस है और जो नेबरिंग एरियाज़ हैं वहाँ पर अपना कंट्रोल एस्टैब्लिश कर लिया। ठीक है जी। तो इनिशियली काफ़ी यमनीज थे इंक्लूडिंग सुन्नीस जिन्होंने हूदीस को सपोर्ट किया, बट लेटर ऑन जब ये रिबेल बढ़ता गया तो वो सपोर्ट भी आपका कम होता गया। ठीक है जी। फिर आपका जो सऊदी लेड मल्टीनेशनल कोलिशन है जिसमें आपकी मोस्टली सुन्नी जो हम कह सकते हैं एक फैक्शन है, उसको जो फॉलो करने वाले
कंट्रीज़ हैं वो इसमें इन्वॉल्व हो गए, उन्होंने इसमें इंटरवीन शुरू कर दिया इन मार्च 2015। तो जब आपकी बाहर की पार्टियां किसी उसमें इन्वॉल्व करना शुरू कर देती हैं तो वो एक आपका डोमेस्टिक इशू नहीं रह जाता है उस देश का, वो एक इंटरनेशनल इशू बन जाता है। तो इसमें आपके जो हुदीस थे और जो सिक्योरिटी फोर्सेस थी जो जो साले के लिए लॉयल थी, उन्होंने सोचा कि क्यों ना पूरी ही पावर गेन कर ली जाए यहाँ पर, और उन्होंने एक अटेम्प्ट किया टू टेक कंट्रोल ऑफ द एंटायर कंट्री, जिसके चलते जो मिस्टर हैदी थे, ठीक है जी, जो प्रेसिडेंट भाई साहब थे, इन्होंने वो देश छोड़ दिया और वो सऊदी अरेबिया जाके बैठ गए 2015 में। तो जैसे देखा कि जो आपकी सऊदी अरेबिया और जो बाकी के कुछ देश थे जो मोस्टली आपके सुन्नी अरब स्टेट्स हैं, उन्होंने एक एयर कैंपेन शुरू कर दिया जिसका बेसिक सा मकसद था कि इन हुदीस को हराया जाए, ठीक है जी। और ये भी माना जा रहा था कि ये जो आपके हुदीस हैं इन्हें ईरान का सपोर्ट मिल रहा है जो कि आपकी एक शिया फैक्शन को फॉलो करते हैं, ठीक है जी। तो जब सऊदी अरेबिया और जो उनके साथ के जो हम इस कह सकते हैं इस पूरे अलायंस ने जब शुरू किया अपना एयर कैंपेन, तो उसमें उन्हें काफ़ी लॉजिस्टिक और इंटेलिजेंस सपोर्ट भी मिली यूएस, यूके और फ्रांस द्वारा। तो उसके बाद से क्या हुआ है आइए देखते हैं। तो 2015 के बाद से काफ़ी कोलिशंस हुए हैं आपस में इन सभी ग्रुप्स के, कि जो मिस्टर हैदी की गवर्नमेंट थी उन्होंने एस्टैब्लिश कर ली था एक टेम्प्रेरी होम एडन में, ठीक है जी। जैसे कि हमने मैप में भी देखा, आपका ये एडन वाला एरिया है, सॉरी ये नहीं, ये आपका ताइज वाला एरिया है, एडन वाला एरिया आपका यहाँ पर है। यहाँ पर उन्होंने एक टेम्परेरी अपना ऑफिस सा सेटअप कर लिया था। फिर सितंबर 2019 में जब सऊदी अरेबिया की जो ईस्टर्न ऑयल फील्ड्स थे वहाँ पर अटैक किया गया बाय एयर, जिसके चलते उनकी हाफ ऑफ द ऑयल प्रोडक्शन पर काफ़ी हैवी इम्पैक्ट हुआ था, जो आपके ग्लोबल ऑयल आउटपुट को 5% रिप्रेजेंट करता है। तो हालांकि हुदीज़ ने इसकी फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम की थी, बट सऊदी अरेबिया और यूएस ने ईरान को एक्यूज़ किया था ऑफ कैरिंग आउट द अटैक्स। फिर यहाँ पर मौके पर चौका कौन मार गए, जो आपके मिलिटेंट्स थे फ्रॉम अलकायदा इन द अरेबियन पेनिसुला, और जो आपके लोकल एफिलिएट ऑफ द राइवल इस्लामिक स्टेट ग्रुप के थे, उन्होंने इस पूरे कैओस का एडवांटेज उठाया और एक काफ़ी हम कह सकते हैं सिग्निफिकेंट टेरिटरी उन्होंने वहाँ पर सीज कर ली। बाद में जो अलायंस था बिटवीन द हुदीज एंड द अली अब्दुल्ला सैले, वो भी आपका कोलैप्स कर गया नवंबर 2019 में। अब इसमें 2018 में काफ़ी एक इंटरेस्टिंग चीज़ हुई कि जो कोलिशन था उन्होंने अटेम्प्ट किया कि हुदीज़ के अंडर एक रेड सिटी ऑफ हुदैदा थी उसे कैप्चर करने का, जिसका जो पोर्ट था वो प्रिंसिपल लाइफलाइन है फॉर ऑलमोस्ट 2/3 ऑफ द येमेन्स पॉपुलेशन। तो यहाँ पर यूनाइटेड नेशंस ने वार्न किया कि अगर पोर्ट की किसी प्रकार की भी डिस्ट्रक्शन हुई तो उसके चलते एक टिपिंग पॉइंट ये कॉन्स्टिट्यूट कर देगा बियॉन्ड विच इट वॉज गोइंग टू बी इम्पॉसिबल टू अवॉइड द मैसिव लॉस ऑफ लाइफ ड्यू टू द फेमीन। फिर उसके बाद आपका एक स्टॉकहोम एग्रीमेंट साइन हुआ था, जिसके चलते जो एक प्रिजनर एक्सचेंज मैकेनिज्म एस्टैब्लिश किया गया था 2019 जुलाई में। फिर आपके यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हैं जो कि काफ़ी की एलाई हैं सऊदी अरेबिया के इस वॉर में, उनको जो काफ़ी इंटरनेशनल क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा बिकॉज ऑफ देयर कंडक्ट, तो उन्होंने अनाउंस कर दिया उनका विड्रॉल फ्रॉम इट्स फोर्सेज फ्रॉम येमेन। बट अब कोरोना वायरस पेंडेमिक की वजह से हम कह सकते हैं थोड़ा सा वहाँ माहौल शांत है, बट स्टिल जो आपके हुदीज़ हैं वो इस चीज़ को फॉलो नहीं कर रहे हैं, वो डिमांड कर रहे हैं लिफ्टिंग ऑफ एयर एंड सी ब्लॉकेड्स इन सना एंड हुदैदा, ठीक है जी। सो ये सभी चीज़ें तो आपस में लड़ाई वो लड़ रहे हैं, बट इसकी जो भारी भरकम कॉस्ट है वो वहाँ की जो इनोसेंट जनता है उन्हें पे करनी पड़ी। तो एक तरीके के ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हैं। यहाँ पर आप सारी डिटेल्स देख सकते हैं कि इस वॉर के चलते ही मोर देन 3.65 मिलियन पीपल हैव बीन डिस्प्लेस्ड फ्रॉम देयर होम्स। अब हमने इतनी कहानी तो डिस्कस कर ली, बट अब हम ये बताते हैं कि ये टॉपिक आपके लिए इम्पॉर्टेंट क्यों है, मतलब पूरी दुनिया के लिए ही इम्पॉर्टेंट क्यों है। पहली बात जो आपका कॉन्फ्लिक्ट है, बेसिकली इसे एक रीजनल पावर स्ट्रगल भी देखा जा रहा है बिटवीन शिया रूल्ड ईरान एंड सुन्नी रूल्ड सऊदी अरेबिया। साथ के साथ अगर आप इसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन देखें तो यमन के चलते ही ये आपका रेड सी और गल्फ ऑफ एडन को कनेक्ट करता है, और वर्ल्ड के मोस्ट ऑफ द ऑयल शिपमेंट्स आपके इस रीजन से पास करते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पर काफ़ी हम कह सकते हैं नेशंस की मिलिट्री प्रेजेंस भी है, तो इसीलिए इस कॉन्फ्लिक्ट को जितना जल्दी रिजॉल्व कर दिया जाए उतना ही
अच्छा रहेगा। ठीक है जी, तो ये बेसिक से आज के हमारे टॉपिक्स थे। आई होप आप में से सभी ने ही इसे अच्छे से कवर किया हो, इसके अच्छे से नोट्स बनाइए। वैसे तो हमारी पीडीएफ्स भी अवेलेबल हैं प्लेटफॉर्म पे, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है जी, तो इसी तरीके से रेगुलरली करंट अफेयर्स फॉलो करते रहिए, और जो हम हमारे 5 क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं रात वाले लेक्चर में प्रीमिक्स में, उसे भी रेगुलरली प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि प्री आपका नज़दीक आने वाला है। जितनी ही ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी उतना ही चीज़ें आप रिटेन कर पाएंगे और उतना ही बेटर आपका स्कोर आएगा प्रीलिम्स में। सो दैट विल बी ऑल द वेरी बेस्ट।